आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश में हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में शिमला के विधायक के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शहरी विकास, कानून और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, जिनका आपने अभी संबोधन सुना, आप सबकी आवाज जो दिल्ली की संसद के अंदर पहुंचती है और आपके मुद्दों को लेकर के वहां चर्चा करते हैं, ऐसे हमारे शिमला के लोकप्रिय सांसद और हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, यहां लैंड मॉर्गेज बैंक की चेयरपर्सन शशि बाला जी, पार्टी के हमारे साथी जो इस काम के प्रभारी भी हैं, यहाँ क्षेत्र के शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का काम देख रहे हैं, विशेष तौर से भाई संजीव कटवाल जी, मंडल का अध्यक्ष बलदेव रांटा जी, पार्टी के हमारे साथी राजेंद्र देवटा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा जी, और हमारी मदद करने के लिए हमारे पड़ोस के राज्य से आए यहां पर अमीचंद जी उत्तराखंड से, डिप्टी कमिश्नर शिमला, एसपी शिमला, सभी यहां पर पार्टी के अन्य पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आज एक बार फिर से आपके रोहडू विधानसभा क्षेत्र में आपके बीच में आने का अवसर मिला है और नवरात्रे भी शुरू हुए हैं। आज कोटी में जाकर के आज हम आशीर्वाद भी लेकर के आए और जहां मां हटेश्वरी जी का आशीर्वाद, वहां आप सबके भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला और आज के इस कार्यक्रम में आप बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि काफी देर से आप भाषण सुन रहे हैं। एक तो आने में भी हम थोड़ा देर हो गए और उसके साथ साथ में यहां आपके बीच में पहुंचे तो भाषण लंबा करना तो आपके साथ अन्याय होगा। लेकिन कुछ बातें जो आज के संदर्भ में हैं, जो उनका जिक्र करना जरूरी है। पीछे मैं महिलाओं की आवाज सुन रहा हूं, महिलाओं को, हाँ, महिलाओं की बातें खत्म होती नहीं है। मैं धीरे से बोल रहा हूं, कहीं ऐसा नाराज मत हो। हमारा ये सौभाग्य है कि आज भारत एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में है और जो नेतृत्व है वो नरेंद्र भाई मोदी की है, जिसकी आज देश को जरूरत है। और आज इस बात को जब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर खड़े होते हैं और उसी मंच पर जो अपने आप को विकसित देश मानते हैं, सुपर पावर मानते हैं, उसी मंच पर अगर खड़े होते हैं, उन नेताओं के पांव स्वतः ही चल करके उस दिशा में बढ़ते हैं जहां नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं। पांव भी स्वयं चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हाथ भी आगे स्वयं बढ़ता है। ये एक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण होता है। प्रधानमंत्री पहले भी रहे, मेरा सभी प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान है, लेकिन वो दौर ऐसा भी था, 10 वर्षों का एक दौर ऐसा भी रहा, देश के प्रधानमंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होते हैं, हाथ बढ़ने की बात तो छोड़िए, पैर बढ़ने की बात तो छोड़िए, उनकी तरफ नजर भी नहीं जाती। ये अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है। मैंने पहले कहा
प्रधानमंत्री देश के प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सम्मान का भाव सदैव होना चाहिए। वो हमारे मन में है, दिल में है, लेकिन एक परिस्थिति हमारे सामने जिसको हम झुठला नहीं सकते, जिसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं, सत्य तो सत्य है, ये तो हमको मानना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आज हम रोहड़ू में यहां पर आए हैं, रोहड़ू के लोग बहुत अच्छे हैं, बातें बहुत अच्छे से सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं, बातें करते हैं तो भी प्यार से करते हैं। लेकिन यहां मैं देख रहा था जब भारत माता का नारा लग रहा था तो यहां के लोग तो लगा रहे थे, जो बीच में लोग वो कुछ ऐसे लग रहे थे कि थोड़े चुप से बैठे, पता नहीं क्यों, टेंशन में क्यों है आप लोग। सेब भी अच्छे हुए हैं इस बार, रेट भी अच्छा, मैं पता करके आया हूं मार्केट में अभी। तो टेंशन किस बात की है भाई, परेशानी किस बात की है, नहीं होनी चाहिए। टेंशन सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। कोविड का दौर आ रहा, देश में हाहाकार मच गई, दुनिया में मच गई, लेकिन भरोसा एक नेता पर था, नरेंद्र मोदी जी। कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, हमारी जिंदगी को बचाने के लिए काम करेंगे, और उन्होंने किया। आज अगर हम बड़ी भीड़ में यहां पर एकत्रित हैं और कोरोना का कोई खौफ नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि हमने वैक्सीन की पहली डोज भी लगा ली और दूसरी डोज भी लगा ली। जिनने पहली डोज लगाई खड़े हाथ करो ब्रदर, जिनने दूसरी लगाई तो दोनों हाथ खड़े करो। हाँ, तो सबने लगा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात के लिए मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं तो हमारे कांग्रेस के कुछ मित्र ये कह रहे थे मत लगाओ, बोलते ये नहीं ठीक है, इसकी टेस्टिंग नहीं हुई, कई तरह की बातें कही, इससे किडनी में फर्क पड़ जाएगा, दिमाग की याददाश्त चले जाएगी, ऐसा बोलते थे। अरे जिस नरेंद्र भाई मोदी जी ने सारी चीजों के लिए देश के लिए किया, देश की रक्षा, देश के हर व्यक्ति का जीवन मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए उनकी जिंदगी को बचाना हमारे लिए सबसे पहला कार्य है। इस कार्य के लिए वैक्सीन की जरूरत है, वैक्सीन बनाओ, ये आदेश किया साइंटिस्ट को, और साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई और हम आज यहां आनंद के माहौल में बैठे। आज अगर हम पूरे देश भर में अगर बात कहते, धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, हम बोलते थे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमको मालूम होता था कि होगी नहीं। लेकिन दिन आया, हमारे सामने आया, और हम और आप सब लोग चश्मदीद गवाह है। हमारा ये सौभाग्य कि इस जीवन में हमको उस दिन को देखने का अवसर मिला जब लोकसभा और राज्यसभा में धारा 370 को समाप्त करने का बिल पारित हुआ, और भारत के साथ कश्मीर, जिसको अलग रखा जा गया था एक तरह से, वो भारत का अभिन्न अंग बन करके भारत के साथ जुड़ करके काम कर रहा है। ये अवसर है जिसको समझने की बात है। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, ये सबकी भावना थी। सभी लोग बोलते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन बोलते थे, लेकिन भाव मन में यही होता था कि इतना लंबा संघर्ष हो गया, लंबे समय से इस नारे को हम लगा रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना थी हमारे देश के अंदर, जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, उनके जन्म के स्थान पर हम मंदिर नहीं बना सकते थे। आखिर निर्णय आया, भले ही चाहे सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन निर्णय आया। लेकिन कब आया? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जहां राम
भगवान रामचंद्र जी पैदा हुए, वहां आज मंदिर का निर्माण का कार्य अपनी आंखों से हमने शुरू होते देखा। भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां पर करते देखा। ये हमारे जीवन के लिए एक ऐसा पल था जिसको हम कह सकते हैं कि हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों में भी इस बात को लेकर के सदैव इतिहास का ये हिस्सा रहेगा कि राम जन्मभूमि का काम, वहां पर मंदिर बनाने का काम कब शुरू हुआ था। अगर हमारा पड़ोस का देश हमारी तरफ आंख उठा करके देखता है तो उसको किस तरह से जवाब देना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भी दिया, एयर स्ट्राइक के रूप में भी दिया, दिमाग ठिकाने लगा दिए। शब्द अच्छा नहीं है लेकिन कहना पड़ेगा। उस देश का जो हर बात को लेकर के हमको धमकी देता है, ऐसे आतंकवादी खुलेआम वहां पर घूम रहे थे, आज देश की सलाखों के पीछे पड़े। इसलिए एक नहीं अनेक चीजों के लिए हम महसूस करते हैं इस देश को ऐसे नेतृत्व की बहुत लंबे समय तक जरूरत है, बहुत लंबे समय तक जरूरत है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। लेकिन अगर ऐसे नेतृत्व को देश की आवश्यकता है, उसके लिए जरूरी है कि जब भी हमको वक्त मिले, जब भी हमको उनको मजबूत करने का अवसर मिले, तो हमें उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर के उनको ताकत देनी चाहिए, मजबूती देनी चाहिए। और वो अवसर अभी आ रहा है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम आप सबके बीच में यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी ही बनेगी। कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं कह सकता हूं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं दावे के साथ कहता हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को, क्यों देश के हालात ऐसे, देश की परिस्थिति ऐसी है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, यहां हमारे साथी रिवाज बदलने की बात कह रहे थे, बात तो सही कही है। ये रोहडू में भी रिवाज बदलना पड़ेगा भाई। चले हुए रास्ते पर चले जा रहे हैं, कुछ रास्ता तो अपना अलग से भी होना चाहिए। जहां आदमी को एहसास हो ये रास्ता हमने बनाया था, अब लोग इस पर हमारे साथ चल रहे हैं, वो परिस्थिति आनी चाहिए, वो अवसर आना चाहिए। और अब की बार मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा, हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन रोहडू के साथ बनेगी। ये आप सबका आशीर्वाद है। अभी हमारे साथियों ने बात कही आप सबके बीच में, हम रिवाज बदलने की बात क्यों कह रहे हैं? और हम यही नहीं, रिवाज पूरे देश में बदल गए भाई। जरा दाएं बाएं देखो तो सही, यहां पड़ोस का राज्य जहां से हमारे प्रभारी जी यहां पर मदद करने के लिए आए हैं, उत्तराखंड से, इनके यहां भी रिवाज था, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती है। लेकिन अब की बार रिवाज बदला, 5 साल भाजपा की सरकार, और फिर भाजपा की सरकार, धामी जी थे, धामी जी फिर आ गए। उत्तर प्रदेश में हर 5 वर्ष के बाद, हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा, जहां हमारी पार्टी की सरकार बनती ही नहीं थी, जमानत जब्त होती थी ज्यादा सीटों पर। 2014 में हमारी पार्टी की सरकार बनी और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2019 में फिर चुनाव हुए, फिर भाजपा की सरकार मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में वहां पर चल रही है। रिवाज बदला ना। गोवा में भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार, मणिपुर में फिर भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार, और गुजरात में 30 वर्षों से भाजपा की सरकार। क्या हम हिमाचल के लोग
इस बात को अनुभव नहीं करते हैं कि जब पूरे देश में रिवाज बदल गया है तो इस रिवाज को हमको भी यहां पर बदलना चाहिए। हमारे कुछ मित्रों को बहुत परेशानी होती है जब रिवाज बदलने की बातें हम कहते हैं, इसको बड़े बड़े लोग नहीं बदल पाए। मैंने कहा तुम बड़े लोग होंगे लेकिन बड़े लोग सब काम करते हैं ऐसा नहीं है, कुछ काम छोटे लोग भी करते हैं। और अब की बार आइए सब मिल करके, सब छोटे लोग यानी कि वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, जो आप सब छोटे लोग हैं और हम सब छोटे लोग, हमको भी कहा हमें तो किस खेत की बोली कहा कही, तो हमें ये कहता हुआ आओ हम छोटे लोग मिल करके इस काम को करते हैं और की बार इस रिवाज को बदल करके डालेंगे। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद करें। काम की बातों को लेकर के मैं इस बात को लेकर के कहना नहीं चाहता। हम आपके यहां पर देख रहे हैं, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी का विधायक वर्षों से नहीं, लेकिन उसके बावजूद 125 करोड़ से ज्यादा हमने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों पर ही खर्च किया है। हमारा विधायक नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमें मालूम है कि इस विधानसभा क्षेत्र की जरूरत है। 250 करोड़ से ज्यादा हमने आईपीएफ यानी कि जल शक्ति विभाग में यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया। जहां फायर ब्रिगेड की चौकी देने की बात थी वो भी दी गई चिड़गांव में। और इसके अतिरिक्त आज मैं आप सबके बीच में अभी एक उद्घाटन की हमारी एक रस्म यहां पर होनी है, जिसमें 3 उद्घाटन है और 2 उद्घाटन और 3 शिलान्यास है। कुल मिलाकर के 29 करोड़ 65 लाख रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आज हम आपको यहां पर करके दे रहे हैं। अगर मैं सब बातों का जिक्र करूंगा तो बहुत वक्त लगेगा। जहां हमारे साथी कह रहे थे पेंशन का प्रावधान, हमने 60 साल के ऊपर के लोगों के सबके लिए पेंशन का प्रावधान किया और वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे रहे थे। वो 400 करोड़ पेंशन पर खर्च करते थे और हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। महिलाओं का किराया आने जाने का आधा किया, मालूम है कि नहीं है? तालीम नहीं बची, भूल गए। ये पुरुष तो नहीं बजाएंगे, आप तो बजाइए, लेकिन पुरुष को भी बजानी चाहिए भाई। हिमाचल में लंबे समय तक कुछ लोग रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मातृशक्ति को आने जाने की सुविधा रहनी चाहिए। आजकल माताएं बहनें हमारे घर में ही नहीं, घर से बाहर भी काम करती हैं, और इसलिए हमने किराया आधा किया। बिजली का किराया 125 यूनिट तक हमने आपको जो है 0 बिल के साथ किया है। जुलाई महीने के बाद किसी को बिल आ रहा है, हाथ खड़ा करें। जिसको बिल आ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं। जिसको बिल आ रहा है लेकिन 0 बिल आ रहा है, वो हाथ खड़े करो। हाँ, तो सभी को होगा। जितने भी लोग यहां पर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ, किसी ने कोई कारखाना लगाया होगा तो बात अलग है, कोई कामकाज के लिए कोई मशीन लगाई होगी तो बात अलग है, नहीं तो 125 यूनिट से कम जितने लोगों के घर में बिजली का खर्चा होता है तो उनको 0 बिल दे रहे हैं। ये आज से पहले कोई नहीं कर सके हैं। हमने इस बात के लिए इसलिए किया कि हमें लगा कि हिमाचल बिजली पैदा करता है, हम बिजली दूसरे प्रदेशों को भेजते हैं, तो ऐसे में हमको हिमाचल के लोगों के लिए भी मदद का रास्ता ढूंढना चाहिए। पीछे हमारे कुछ लोगों ने बहुत शोर डाला सेब के इश्यू को लेकर के। मैं इस बात से सहमत हूं, थोड़ी जो पैकेजिंग का मटेरियल थोड़ा महंगा हुआ जीएसटी के कारण, लेकिन हमने जिम्मेवारी ली
अगर पैकेजिंग का मटेरियल महंगा हुआ तो 6% को इंक्रीज जीएसटी में हुआ। हमने कहा कि उसका भुगतान हम प्रदेश सरकार की ओर से करेंगे और आज से पहले किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की। अगर बड़ा है तो बड़ा है, कोई भी किसी भी बागबान को इस प्रकार से मदद करने की बात नहीं कही। और मैं 25 साल से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूं। सेब का समर्थन मूल्य कितना बढ़ता था, एमआईएस कितना बढ़ता था, 25 पैसे 50 पैसे, 25 पैसे 50 पैसे, और अब की बार कितना बढ़ा, 1 रुपए बढ़ा। सीधा हमने 1 रुपए बढ़ाया। मदद करने की हमने कोशिश की। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं आप सबके बीच कि कुछ लोगों ने इस बात को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि राज्य उनको मालूम है कि चुनाव नजदीक है, कुछ नहीं मिला तो सेब के मुद्दे पर हम राजनीति करने की कोशिश करें। मेहरबानी करके छोड़िए, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं। मैं स्वयं सेब पैदा करता हूं, छोटा बगीचा, छोटा सा है, लेकिन उसके बावजूद सेब कैसे लगता है, सेब बड़ा कैसे होता है, कितने सालों के बाद अब तो नई वैरायटीज आ गई, नहीं तो सेब जो है वो फल देना 10 साल के बाद शुरू करता था। इसलिए मैं उन सारी बातों में कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि आओ मिलकर के साथ चले। कभी तो एक दौर आना चाहिए, कभी तो एक दौर ऐसा आना चाहिए जब मिलकर के चलने के लिए हम कदम बढ़ाएं। हम अपनी तरफ से कदम बढ़ा रहे हैं और मैं रोहडू के भाइयों बहनों से भी इस बात के लिए निवेदन करने के लिए आज आया हूं। आइए आप भी कदम बढ़ाइए और मिलकर के चलिए। रोहडू विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमारी प्राथमिकता हमेशा शीर्ष पर रहेंगी और सदैव रोहडू विधानसभा क्षेत्र में विकास को कमी नहीं आने देंगे, लेकिन साथ चलने वाला साथी तो होना चाहिए। ये तो आपको देखना। हमने सरकार बनाई, लेकिन रोहडू के साथ मिलकर के सरकार बनती तो आनंद कुछ और आता। अब की बार मेरा आप सबसे इस बात में निवेदन करने के लिए आया हूं। सरकार बनेगी, पक्का बनेगी, 100% बनेगी, जिसको अंग्रेजी में 100% बोलते हैं वो बनेगी, लेकिन रोहडू के साथ बनाना चाहते हैं हम, ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। अरे कांग्रेस का भविष्य रह क्या गया? ये कांग्रेस समाप्त होगी पूरे देश में, बची कहां मुझे बताओ तो सही। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो के यात्रा पर निकले हुए। गोवा में 8 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हिमाचल प्रदेश में 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के, एक वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस का पवन काजल कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और एक लखविंदर राणा नालागढ़ से विधायक दूसरी बार कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। रामलाल जी ने कहा, बिलासपुर वाले ने, कि सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए मैं भी उपाध्यक्ष के पद से त्याग पत्र देता हूं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं 1970 में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा था और मैं भी आजाद होना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस छोड़ करके आजाद हो गए। सबको मालूम है कि भविष्य नहीं है भाईवा, और जब तक मोदी जी हैं तब तक तो बिल्कुल ही नहीं। अब कल्पना करो, महंगाई पर दिल्ली में सभा हो रही है, पूरे देश भर के लोगों को बुलाया जाता है और राहुल गांधी भाषण देने के लिए खड़े हो जाते हैं मंच पर और भाषण देते हैं, बोलते हैं कि आटा तो 40 रुपए लीटर हो गया। उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि आटा किलो के हिसाब से मिलता है या लीटर के हिसाब से मिलता है। क्या भविष्य हो सकता है इस पार्टी का, आप कल्पना कर सकते हैं।
इसलिए भाई और बहनों, जहां भविष्य नहीं है मत चलिए। ना आपका भविष्य, ना समाज का भविष्य, ना प्रदेश का भविष्य, ना रोडू का भविष्य और ना ही देश का भविष्य। भविष्य कहां है? नरेंद्र मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ, देश के लिए भाजपा, समाज के लिए भाजपा, प्रदेश के लिए भाजपा और हम सब लोगों के लिए भाजपा और रोडू के लिए भी भाजपा। ये आज की आवश्यकता है, इसको पूरा करें। यही मैं आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आपके बीच में यहां पर हूं। यहां पार्टी के हमारे साथियों ने, शशि बाला ने कुछ काम के सिलसिले में बात की। मैंने कहा आज तो हम मांगने के लिए आए हैं, हमसे मत मांगिए। लेकिन कहा कि हमारी कुछ समस्या है, उनका समाधान अगर हो सके तो मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि आचार संहिता और इसके बीच में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। मैं पिछले लगभग 90 दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश में घूम रहा हूं, इसलिए गला खराब है, थोड़ा माफ करना मुझे। लेकिन मैं कहा कि मशीन का जो हमारा जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है सिविल हॉस्पिटल रोहडू में वो नहीं है। तो मैं आप सबके लिए ये जरूर कहता हूं कि अल्ट्रासाउंड की मशीन रोहडू के लिए, क्योंकि रोहडू एक बहुत बड़ा एरिया को कैटर करता है ये हॉस्पिटल, हमारा सिविल हॉस्पिटल रोहडू। तो इसमें एक मशीन अल्ट्रासाउंड की हम समेकित करके जल्दी दे देंगे, ये मैं आपके बीच में कहता हूं। और दूसरी बात जो यहां पर कही, एक लैप्रोस्कोपी मशीन के बारे में बात कही गई है और एक तो एवीजी मशीन फॉर आईसीयू इंस्टॉलेशन। आईसीयू के इंस्टॉलेशन के लिए सिविल हॉस्पिटल में यहां पर मशीन नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है। तो ये भी दो चीजों को भी साथ में जोड़ करके दोनों चीजों को भी हम पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बाकी यहां कुछ बातों का जिक्र हुआ है। एक तो यहां बताया गया है कोई एक मिडिल स्कूल बनोटी है। मैं एक बात जरूर कह रहा हूं कि नॉर्म्स के मुताबिक पूरा होना चाहिए, डिस्टेंस और पॉपुलेशन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो बनौटी एक जो मिडिल स्कूल है इसको हाई स्कूल करने की मांग की है, तो नॉर्म्स के मुताबिक पूरा होना चाहिए। तो इसको भी हम हाई स्कूल बनाने की मैं यहां घोषणा करता हूं। और एक और यहां पर स्कूल खरोट है, गवर्नमेंट हाई स्कूल खरोट, और खरोट को हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड करने के लिए भी कहा गया है, मांग की गई है। और इसके भी नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। मैं इसमें पूरा मदद करूंगा, कोशिश करूंगा, थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो उसको पूरा कर देंगे। और खरोट को भी हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक और स्कूल बताया यहां पर खरसाली, गवर्नमेंट हाई स्कूल खरसाली को सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने की भी बात की है इनने। तो इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि भी इसका भी कोई इंतजाम इस तरह से हो ताकि वहां के बच्चों को पढ़ने की अच्छी एक सुविधा मिल सके। और हाई स्कूल खरसाली को सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने की मैं यहां पर घोषणा करता हूं। दो जगह इन्होंने कहा कि रेस्ट हाउस के लिए मांग करके रखी है। रोडू में रेस्ट हाउस तो बहुत बने होंगे, यहां बहुत लंबे समय तक सत्ता रही है, शायद में में बने, कहां कमी रह गई क्या? तो रेस्ट हाउस तो बड़े लोगों के लिए होती है, लोगों को क्या करना रेस्ट हाउस में? इन्होंने मांगे, लोगों ने मांगे, आपको चाहिए रेस्ट हाउस क्या? चलिए दो रेस्ट हाउस में इनको थोड़ा एग्जामिन कर लेता हूं। अगर उसमें डिस्टेंस, इसमें थोड़ा सा यही देखना पड़ेगा कि दोनों, एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और दूसरा और रणसारी में कहा गया है, दोनों दो जगह कहा है, रणसारी और मेथी, रणसार, सॉरी रणसारी में रणसार। तो दोनों जगह इन सारी चीजों को भी मैं रिपोर्ट मांगता हूं और उसके मुताबिक एक करेंगे। एक गैस एजेंसी के बारे में यहां उन्होंने कहा है शीलघाट। तो शीलघाट में हालांकि इसकी अनाउंसमेंट नहीं हो सकती है, लेकिन इसको बनाएंगे। इसकी औपचारिकताएं बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। इसको बहुत जल्दी शीलघाट में जो है वो गैस की एजेंसी खोलने की प्रक्रिया हमने आगे बढ़ाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत जल्दी पूरी हो सके, उसमें आप सबको ये सुविधा मिलने वाली है। एक यहां पर सुरेश भारद्वाज जी ने कहा कि इनका गवर्नमेंट हाई स्कूल बमडोली है, हाँ बमडोली।
और इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने की बात कही है, इनके गांव का बताया इनने, और शायद नगर पीछे वालों ने इसलिए छोड़ दिया कि आपके गांव का है, लेकिन जरूरत है इसकी। और मैं इस स्कूल को, बमनौली के स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की भी यहां पर घोषणा करता हूं। एक और स्कूल कहा है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुलगांव, और कुलगांव में इसको अपग्रेड करने के लिए हाई स्कूल बोला गया है और इसकी नॉर्म्स पूरे होने चाहिए, और उसके मुताबिक अगर नॉर्म्स पूरे होंगे तो इसको भी हम हाई स्कूल बनाने के लिए यहां पर इस मांग को भी पूरा करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक कुछ सीवरेज की जो बात कही है चिड़गांव की, उसके लिए मांग की है, उसका मैंने कहा कि उसकी सारी डिटेल मुझे दीजिए, ताकि, क्योंकि चिड़गांव में हमने नगर पंचायत बना करके दी है, और नगर पंचायत के प्रधान बने क्या? आए हो? यहां तो नहीं आए ना? हाँ, हमारे से फासला रखा होगा उन्हें पता। ये तो सरकारी कार्यक्रम है भाई, अभी आचार संहिता नहीं लगी बोलना, आपको बोलना जरा। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उसके बावजूद जहां जो मांग आई है कि वहां पर जो है वो सीवरेज के लिए जो मांग आई है कि सीवरेज की सुविधा वहां पर होनी चाहिए, और ये सुरेश भारद्वाज जी के पास महकमा है, और सुरेश भारद्वाज जी सारी चीज को खुद ही एग्जामिन कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि इसका कोई इंतजाम हम करेंगे और हम दोनों मिलकर के इसकी चिंता करेंगे, और ये सीवरेज की व्यवस्था जो है आपके वहां पर उस चिड़गांव में जो है वो नगर पंचायत में के अंतर्गत जो जरूरत है उसको भी पूरा करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक जाखा सड़क के लिए कहा इन्होंने कि थोड़ा पैसा चाहिए, तो उसके लिए हमने कह दिया था पहले से पैसा थोड़ा भेजने के लिए, तो 40 लाख रुपए उस सड़क के लिए भी हम आपको उपलब्ध यहां पर करवाएंगे, ताकि उसका काम ठीक तरह से हो सके। बाकी बात हमने आपके सामने कह रहे हैं, सरकार भाजपा की, लेकिन रोडों के साथ होगी कि नहीं होगी? पक्का होगी? तो इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। अगर होगी तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हम जब चुनाव का दौर आएगा, एक बार फिर आप सबका दर्शन करने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए फिर आएंगे और मिलेंगे, बात करेंगे, और बात के साथ फिर आगे बढ़ेंगे, और रोडू को साथ लेकर के चलेंगे। रोडू वाले जयराम को भी साथ लेकर के चलिए। इतना ही निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।